तो मेनका गांधी को आपने सुना, अपने बयान पर वो सफाई दे रही थी। वहीं आजम खान पर 16 अप्रैल को 72 घंटे के लिए लगा बैन कल खत्म हुआ। इसके बाद रामपुर में आजम खान ने मुस्लिमों से एकजुट होकर बीजेपी को हराने की अपील की। मुरादाबाद की एक रैली में आजम खान ने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर गद्दार मत बनो, और इसीलिए 10 बजे की बड़ी बहस हम जिन सवालों के साथ लेकर आए हैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रही हूं। आजम खान के लिए कांग्रेस को वोट देने वाले गद्दार है क्या? हार के डर से क्या धर्म के ठेकेदार बन गए हैं आजम खान? मोदी को हराना है, इसलिए मुसलमानों को डराना जरूरी है। 2019 में मुस्लिमों को भड़काकर जीतेंगे क्या आजम खान? और सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव आयोग की चेतावनी आजम खान को क्यों मंजूर नहीं है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें, आरपी सिंह हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्र हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी, और साथ ही हमारे साथ हैं एमएच खान, नेता हैं बीएसपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आजम खान की तरफ से क्या कहा गया वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं, ताकि आपको ये पूरी खबर अच्छे से समझ में आए। सरकार का बस चले तो मुझे गोलियों से छलनी करवा दे। मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं। मेरे साथ देशद्रोही जैसा सलूक हो रहा है, ये भी आजम खान कह रहे हैं। मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं, ये भी आजम खान का कहना है। ये चुनाव नहीं लड़ना, उन्हें खत्म कर दो, आजम खान ये भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। पिछली हार वो तुम्हारी गैरत की हार थी, तुम्हारे बिखर जाने की हार थी। तुम्हें खो जाओ, इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप अच्छी तरह जानते हो कांग्रेस नहीं जीत रही है, और जब नहीं जीत रही है तो फिर चांदी पर बर्फ लगाकर दूध मत खाओ। अगर जिंदगी खाना है तो सीधे खाओ। एमएच खान, मेरा पहला सवाल आपसे है सर। आपने सुन लिया आजम खान कैसे मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं सर, साफ साफ खुल्लम खुल्ला। आचार संहिता क्या कहती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, और ये बात आजम खान भी जानते हैं क्या कहती है आचार संहिता। क्या क्या चाहते हैं आजम खान? पाबंदी लगा दी जाएगी उनके चुनाव लड़ने पर, तब रुकेगी ऐसी बयानबाजी? नहीं, आप योगी आदित्यनाथ पे भी तो कुछ कह दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, अली बजरंग बली कर रहे हैं, कल भी किया उन्होंने। और आजम खान ने तो ये कहा कि कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस जब जीत नहीं रही तो वोट खराब मत करो। और बजरंग बली अली करके योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ लिया है। संविधान की शपथ लेने के बाद भी वो जिस दिन 72 घंटे का उनके ऊपर जो बैन लगा था उस पर भी नहीं माने। वो मीडिया को बुलाए और पब्लिक को बुलाए और हनुमान मंदिर जाके फोटो खिंचवाया और वहां जयकारा लगवाया और लोगों से बातचीत किया। ऑन कैमरा नहीं किया, लेकिन बातचीत किया उन्होंने। अयोध्या गए और वहां पर पहुंच करके दलित समाज के वहां मैसेज करके वहां बैठे और खाना खाया। मायावती को किसी ने रोका तुम्हारी तार जो है टूटा हुआ है। मायावती को किसने रोका? आपको उनके मंदिर जाने पर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? उन्हें आपको उनके मंदिर जाने पर आपत्ति क्यों हो रही है? और सर मेरे को ये सवाल जो बीजेपी से पूछ रहा है, बीजेपी से पूछूंगी। सर आप 1 मिनट बोल लिया आपने, आजम खान के बयान पर कुछ नहीं बोला सर। कांग्रेस को वोट देने वालों को गद्दार कहते हैं सर, वोट वेस्ट मत करो। सर आप लोग कौन है सर ये डिसाइड करने वाले वोट का यूज कहाँ होगा और वेस्ट कहाँ होगा वोट? और दूसरी बात सर, आजम खान ने क्या कहा, आप एक बार उसकी निंदा नहीं कर पाए। हाँ। मोदी को हराना है तो मुसलमानों को डराना जरूरी है सर। ठीक है, ठीक है सर, आप नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अरे आप सुनिए तो, अरे पूरी बात आने दीजिए ना, पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। देखिए अब आप देखिए बीजेपी क्या क्या हथकंडे अपना रही है। नमो टीवी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। पूरे हिंदुस्तान में जितने पोस्टर लगे थे चुनाव के बाद, चुनाव जैसे शुरू हुआ, अधिसूचना जारी हुई, सारे पोस्टर हटा दिए गए, सारे दीवारों से फोटो हटा दी गई। आज भी नमो टीवी पर प्रचार चल रहा है। सर आप ठीक है, आरपी सिंह जवाब दीजिए सर। वो भी बोल रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछो आजम खान को लेकर तो सीधे योगी आदित्यनाथ पर आ जाता है। आपके टीवी पे बजरंग बली को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। सर जवाब दीजिए जल्दी से। आपके टीवी। ठीक सर, ठीक, जवाब सुनिए। खान साहब, अरे सुनिए खान साहब, आपको बहुत कष्ट है
कि मैं कल गुरुद्वारे जाऊंगा, बोलोगे आरपी सिंह गुरुद्वारे क्यों जाता है। हम आपको थोड़ा रोक रहे हैं, आप भी आइए गुरुद्वारे में, आप भी मत्था टेक करिए, कौन रोक रहा है आपको। आप भी बजरंग बली, कल बजरंग बली जी का जयंती थी, आप भी आकर मत्था देख लेते तो आपका भी कुछ कल्याण हो जाता। आपको रोका थोड़ा था हमने सब करने के लिए, तो आपका स्वागत है। परंतु आप सोचिए किसी के निजी जीवन के बारे में भी, मैं मंदिर जाऊंगा, गुरुद्वारे जाऊंगा, जब आप कहीं और जाएंगे उसके आप रोक थोड़ा लगा सकते हैं। और मैं कहीं जाकर के दलितों में, कहीं अपने परिवारों में जाकर भोजन करूंगा, उससे रोक लगा देंगे। मीडिया को लेके जाएंगे आप क्या? आप मीडिया को लेके जाएंगे क्या? मीडिया को लेके जाएंगे, जनता को लेके जाएंगे क्या? अरे मीडिया अपने आप पीछे, अरे वो देश के मुख्यमंत्री है, मीडिया अपने आप पीछे आता है। अरे आप देश को बांटकर वोट मांगेंगे, इस बात की दिक्कत है। आप देश को बांटकर वोट मांगेंगे, कहेंगे मुसलमान भाइयों को वोट दो, ये कष्ट है। अरे भैया मुसलमानों को आप कुछ दो, आप मुसलमानों की चिंता करो, उनको सिर पे छत दो, उनके घर पे गैस सिलेंडर बचाओ, उनको 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दो, उनके बैंक खाते खोलो, उनको मुद्रा योजना में लोन दो, और मुसलमान बहनों की चिंता करते हुए ट्रिपल तलाक पे रोक के लिए जो सरकार बिल लाने वाले हनुमान जी ये चाहिए। अगर उसको मुसलमान से वोट मांगना है भैया परिवर्तित होगा। प्लीज आप दोनों क्या बोल रहे हैं, मुसलमान आप दोनों क्या बोल रहे हैं एक साथ बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। प्लीज ऐसे नहीं, मैं आशुतोष मिश्र के पास जाती हूँ, आशुतोष मिश्र के पास जाती हूँ। 1 मिनट का बजर चाहिए, 1 मिनट का बजर चाहिए। आशुतोष मिश्र, ये योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो आजम खान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सर राहुल गांधी भी तो माइनॉरिटी सीट के लिए ही गए ना, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का ही तो हिस्सा थी वायनाड जाना राहुल गांधी का। देखिए ये जो आपने बात अभी एक प्रश्न उठाया कि मोदी को हराना है तो मुसलमानों को डराना है, तो मोदी तो खुद ही जो है मुसलमानों का वोट नहीं चाहते। जब राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन में उन्होंने कहा कि जाके लड़ेंगे, तो क्या बोले प्रधानमंत्री कि वो राहुल गांधी वायनाड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। तो जिस प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास किया है वो तो ये भाषा बोलेगा नहीं। और यहाँ पे बड़े हास्यास्पद स्थिति है कि एक तरफ जो है मोदी जी कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं को भड़का रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, दूसरी तरफ जो है आजम खान ऐसे लोग हैं जो कि जो है मुस्लिमों के मसीहा बन के कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो वोट नहीं देना चाहिए कांग्रेस को। यहाँ पे अगर आप आजम खान की जब बात करें तो आजम खान तो जो है आज से नहीं, बहुत पहले से जो इस तरह की बेहुदा बातें करते रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने 2014 में भी कहा था कि जो बात आज बताना जरूरी है कि जो है राजीव गांधी और संजय गांधी की मौत पे टिप्पणी करी थी कि राजीव गांधी इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने 1992 में जो है ताला खुलवा दिया राम मंदिर का, और संजय गांधी इसलिए जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए थे क्योंकि जो है उन्होंने नसबंदी करवाई थी। तो ये जहर तो वो उगलते रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ बहुत सालों से। सर कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन मेरा सवाल आपसे राहुल गांधी की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेकर था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। रामदत्त त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर आजम खान हो, आपने शुरू में सुना शायद। सर सुनिए मेरी बात, आपने ये बात कबूल कर ली, एक्चुअली आपने ये बात कबूल कर ली, आपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके जो बात मैं आपसे कह रही थी आपने वो कबूल कर ली थी। आशुतोष मिश्र, रामदत्त त्रिपाठी, ये राजनीति प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, वो डर रहे हैं कि हिंदू भी वोट राहुल गांधी को देगा और मुसलमान भी वोट राहुल गांधी को देगा। आजम खान और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता के सिक्के के दो पहलू हैं। सर उसमें राहुल गांधी की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स भी आती है, आप उस पर नहीं बोलेंगे मुझे पता है, और अब ये समय जाया ना करें, मुझे अगले पैनलिस्ट का रुख करने दे। रामदत्त त्रिपाठी, राइट लेफ्ट सेंटर, एक बात साफ देखने को मिल रही है कि पाबंदी के बाद नेता आता है और वही पुरानी लाइन पकड़ लेता है। चुनाव आयोग को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं सभी। वो तो शायद इसलिए भी है कि इस समय जो चुनाव आयोग है वो बहुत ढीला ढाला है और बहुत रिलक्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फटकार के बाद उन्होंने ये बैन लगाया था। अपनी इच्छा शक्ति उन पर नहीं है सब पे कंट्रोल करने की, और आजम खान तो इस तरह के विवादास्पद बयानों के लिए पहले से जाने जाते हैं, और उनकी सारी पॉलिटिक्स ही है कि भाई मुस्लिम वो नेता बने रहना चाहते हैं।
तो इसलिए से वो विवादास्पद बयान दे करके वहाँ मुरादाबाद, रामपुर आसपास में जो अपना, क्योंकि अगर वहाँ पर उनकी पार्टी या गठबंधन नहीं जीता तो उनका अपना सारा अस्तित्व उनका दांव पे लग जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, आपके पैनल के कुछ लोग जो बात कर रहे हैं उस पे भी ध्यान देना जरूरी है कि हम केवल एक व्यक्ति पे यह आरोप नहीं लगा सकते या एक पार्टी पे। इस समय सारी पार्टियां भी और जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हों, ये खुद भी सारा जो धार्मिक ध्रुवीकरण के बयान दे रहे हैं। ये सही बात है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने भी पाबंदी के बाद जब पहला भाषण दिया तो फिर वो कब्रिस्तान और श्मशान घाट पे की बात की, फिर उन्होंने वही बात बजरंग बली की फिर बात की। तो ये भी तो अपने आराध्य को जो है दांव पे लगा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि जो हमारे नेता बड़े बड़े पदों पे है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या वो इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़का करके, बजाय इसके कि अपने परफॉर्मेंस पे वोट मांगना चाहिए, अपने नीतियों कार्यक्रमों पे वोट मांगना चाहिए। वही मेरा सवाल है आरपी सिंह, यही मेरा सवाल है। अगर विकास के काम है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो योगी आदित्यनाथ को बजरंग बली, बाबर की संतान, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब मुद्दे क्या जरूरत है? बजरंग बली को क्यों कुदा रहे? देखिए, बजरंग बली उनका एक रिएक्टिव एक्शन था, वो एक रिएक्शन था जो कि 2 दिन पहले उन्होंने, मायावती जी ने खुलकर कहा मुसलमानों हमको वोट दो। उन्होंने ये नहीं कहा, योगी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू हमको वोट दो। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप अली की बात करो तो हम बजरंग बली हमारे साथ हैं। इतनी बात कही, अपने आराध्य की बात करी। परंतु अफसोस ये है कि आज देश में, मैं तो खुद कहूं, सिर्फ देश को बांटकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फिर वोट मांगा है। अभी कल मायावती जी ने क्या कहा कि भैया ओबीसी सारे के सारे पिछड़ा, असली पिछड़ा तो मुलायम सिंह जी हैं। अरे आप पिछड़ों के नाम पे वोट मांगने आए हो। आपको ये शुक्र करना चाहिए कि आज योगी जी के राज में मायावती जी को मुलायम सिंह से डर नहीं लग रहा। ये तो यही मायावती जी जो मुलायम सिंह को भगोकर गाड़ी निकालती है, और जो दुर्गति उनकी की थी मुलायम सिंह ने, अब उनको डर, उस पे बात करें ना, कानून का राज है। आप ये कह रहे हैं रिएक्शन में है सर, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये बदलाव हमें दिखना चाहिए। कम से कम बीजेपी को उस लाइन को टो करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को उस विकास के काम की बात करनी चाहिए, ना कि ये दिखाना चाहिए कि वो बजरंग बली के कितने बड़े भक्त हैं। अहमद खान, जल्दी से 30 सेकंड्स आपको दे रही हूं। देखिए, ये आरपी सिंह जी को ये नहीं पता है कि परम आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले कहा मैं पिछड़ा हूं। कब किसने कहा पिछड़ा हूं? मोदी जी ने क्यों नहीं अपने कानून सर ये भी तो बताइए मुझे, मायावती असली और नकली पिछड़ा लेकर आ गई। मायावती के पास ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसपे वो कहती हैं ये असली दलित हैं, ये जन्मजात दलित हैं, और ये मैं बताता हूं आपको आदित्य जी, मैं बताता हूं आपको। जब ये मुख्यमंत्री थे काराम है गुजरात के, तब ये मोदी बिरादरी के लोग पिछड़े वर्ग में नहीं आते थे। ये मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़े वर्ग में लाए हैं, इसलिए उन्होंने कहा इस बात को। ठीक है सर, आप दलित, पिछड़ा, असली, नकली में जनता को फंसा कर रखिए, क्योंकि जनता के मुद्दे आप लोग उठाने के मूड में है नहीं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है सर, अभी रोक रही हूँ, आगे आपके पास आऊंगी। बीजेपी नेता रोहित शेखर की मौत के मामले में उनकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा से पूछताछ की है। रोहित शेखर के ससुर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है। तो रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा से पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा 2 दिन पहले रोहित शेखर को जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो कहा गया कि गला घोटने से उनकी मौत हुई है। हत्या का एंगल साफ साफ, मर्डर की बात साफ साफ कही गई थी, और अब उनकी मौत के मामले में पत्नी से पूछताछ हो रही है। रोहित तिवारी से, तो वो जो रोहित तिवारी पे तो जान दे सकती थी, वो इतना चाहती थी उसको। अब मैं आपको क्या बताऊं, इनके रिलेशन कैसे थे? रिलेशन एक में जो जान देने की मानसिकता जिसकी है उसके रिलेशन। 16 घंटे बाद ये सवाल उठ रहा है कि 15-16 घंटे बाद क्यों? अब ये क्यों उठ रहा है सवाल, ये तो कृष्ण उनसे पूछेगा जो ये घटना को क्यों रंग देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, तो उनको मालूम है। मेरे को तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि हो गया है। अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता हूँ।
पद्माकर शुक्ला, रोहित शेखर के ससुर और रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा के पिता साफ साफ कहते हुए उनकी बेटी निर्दोष है। ब्रेक में जाऊं उससे पहले आप सबसे एक अपील है, और अपील ये कि लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर कीजिए, जागरूक बनिए, अपने घर वालों को ले जाइए, दोस्तों को ले जाइए, जानने वालों को ले जाइए। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना।